जोहार नमस्कार। कवि परिचय और इस कड़ी में हमने पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय जाना था। आज हम जानेंगे 4 कवियों का परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ये चारों ही कवि छायावाद से संबंधित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। हम जानेंगे इनका जीवन परिचय, रचनाएं, कविता और भाषा। इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। निराला इनका उपनाम था। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ और इनकी जो आयु रही वो 62 वर्षों की रही। जीवन काल इनका 62 वर्षों का रहा। इनका जन्म स्थान महिषादल था, जो कि जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। माता का नाम था रुक्मणी देवी। पत्नी का नाम था मनोहर देवी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। इनकी एक पुत्री थी सरोज, जिनकी मृत्यु के बाद इन्होंने सरोज स्मृति काव्य ग्रंथ लिखा था। हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत, इन 4 भाषाओं को वो जानते थे। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वसंत पंचमी रविवार 21 फरवरी 1896 के दिन हुआ था। अपना जन्मदिन वसंत पंचमी को ही मानते थे। वसंत पंचमी यानी कि वह दिन जिस दिन हम सरस्वती की पूजा करते हैं। उनकी एक कहानी संग्रह लिली 21 फरवरी 1899 को उनकी जन्म तिथि पर ही प्रकाशित हुई थी। रविवार को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए वह सूर्य कुमार के नाम से जाने जाते थे। उनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय था। वे सिपाही की नौकरी करते थे। उनकी माता का नाम रुक्मणी था। ये हमने जब एक दृष्टि में उनके जीवन के परिचय को जाना तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। जब निराला जी 3 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पिता ने उनकी देखभाल की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल हाई स्कूल से हुई थी, परंतु उन्हें इस पद्धति में रुचि नहीं लगी। फिर इनकी शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई पास करने के बाद उन्होंने घर पर रहकर ही संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था, जिसके बाद वह लखनऊ और फिर उसके बाद गढ़कोला, उन्नाव आ गए थे। शुरुआत के समय से ही उन्हें रामचरितमानस बहुत अच्छा लगता था। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का निपुण ज्ञान था। हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत ये भाषाएं वे जानते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर से वह अधिक रूप से प्रभावित थे। उन्हें अपनी पढ़ाई से ज्यादा मन खेलने, घूमने, तैरने और कुश्ती लड़ने में लगता था। जब निराला जी की 15 वर्ष की आयु थी तभी उनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया था। मनोहरा देवी रायबरेली जिले के डायमंड के पंडित रामदयाल की पुत्री थी। वह बहुत ही शिक्षित थी और उन्होंने संगीत का अभ्यास भी किया था। फिर उन्होंने हिंदी सीखी। इसके बाद बंगला के बजाय हिंदी में कविता लिखना शुरू किया। लेकिन 20 वर्ष की ही अवस्था में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनकी पुत्री की भी मृत्यु हो गई थी। उनके जीवन में 16-17 वर्ष की उम्र से ही विपत्तियां आनी शुरू हो गई थी। उन्हें कई प्रकार की सामाजिक, साहित्यिक जो कष्ट हैं उनसे उनको गुजरना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं था। जब वे 3 साल के थे तब उनके माता की मृत्यु हो गई और सामाजिक रूप से उनके पिताजी का निधन भी हो गया था। साथ ही साथ 20 साल की उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली थी उनमें उनकी पत्नी के साथ चाचा, भाई, भाभी की भी मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत टूट से गए थे, परंतु आखिर तक उन्होंने अपना मार्ग विचलित नहीं किया, अपने लक्ष्य को पूरा किया।
कुछ समय पश्चात उन्होंने महिषादल के राजा के पास नौकरी शुरू की। थोड़े ही समय बाद उन्हें वह नौकरी भी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन के पत्रिका समन्वय के संपादन के कार्य में काम करना शुरू किया। इनकी कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में की गई थी। उसके बाद इन्होंने 1918 से 1922 तक यहाँ पर नौकरी की। इसके बाद वे संपादन, अनुवाद कार्य और स्वतंत्र लेखन में प्रवृत्त हो गए। इस दौरान उन्होंने कई सारे कार्य किए। 1922 से 1932 के बीच कोलकाता में प्रसिद्ध हुए समन्वय पत्रिका का संपादन किया। साथ ही 1923 अगस्त से मतवाला संपादक मंडल में भी कार्य किया था। फिर उन्होंने लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में मासिक पत्रिका सुधा, जो कि 1934 के मध्य में छपी थी, उसके साथ वे संबंध में रहे। कुछ समय उन्होंने लखनऊ में ही बिताया, 1934 से 1940 तक। फिर 1942 से मृत्यु तक इलाहाबाद में रहकर उन्होंने अनुवाद कार्य किया, साथ ही साथ स्वतंत्र लेखन का भी कार्य किया था। उनकी सबसे पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र 1920 ईस्वी में जून में प्रकाशित हुई। इनकी सबसे पहली कविता संग्रह 1923 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था अनामिका। 1920 अक्टूबर में सबसे पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित की गई थी। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो 1920 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था। इनकी सबसे पहली रचना एक गीत जन्मभूमि पर लिखी गई थी। 1916 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी गई जूही की कली बहुत ही लंबे समय तक प्रसिद्ध रही थी और 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था। काव्य संग्रह की बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, फिर अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना आदि सभी उनके काव्य संग्रह रहे हैं। उपन्यास की बात करें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, छोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा आदि इनके लिखे उपन्यास रहे हैं। कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी। निबंध में रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह, कहानी संग्रह, लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी, ये सारे उनके द्वारा लिखे और प्रकाशित ग्रंथ हैं। इनकी भाषा शैली की बात करते हैं तो शैली किसी भी मनुष्य का स्वरूप होता है, वह उसके आंतरिक भावों को दिखाता है। वह ढांचा, नमूना है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने उसे लिखा है। तो निराला के शैली के भी कई रूप हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने समास प्रधान शैली भी लिखी है, सरल और व्यवहारिक शैली भी लिखी है, सुबोध एवं सौष्ठव प्रधान शैली भी लिखी है, व्यंग भी करते हैं। जब कहते हैं उनकी कई कविताएं ऐसी हैं जो समाज पर व्यंग करती हुई लगती है। अलंकृत शैली में भी उन्होंने लिखा है। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में निराला जी का स्थान बहुत ही गौरवपूर्ण है और साहित्य जगत में जो मुक्त छंद है उसके प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। जीवन, साहित्य, समाज के सभी क्षेत्रों में नवीनता, छायावादी, प्रगतिवादी दार्शनिक, अद्वितीय प्रतिभा के महान कवि निराला है। निराला जी ने छंद, भाषा और भाव ऐसी अनेक प्रकार की नवीनता प्रदान की है। उनके अंदर तत्व ज्ञान, रहस्यवादी, सामाजिक चेतना का विद्यमान पूर्ण रूप से भरा हुआ था। इनकी प्रकाशित कृतियों की अगर हम बात करें तो 1916 ईस्वी में जूही की कली हिंदी में प्रकाशित हुई थी। कविता संग्रह कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे जब हम कविता, उनकी रचनाओं की बात करें तो उसके साथ उसके प्रकाशन वर्ष का भी उल्लेख कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न जो हैं वो प्रकाशन वर्ष से भी पूछे जाते हैं। जैसे द्वितीय अनामिका का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो 1938 था। इसी तरह आप इसके जो ईस्वी हैं उसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, द्वितीय अनामिका 1938,
तुलसीदास प्रबंध काव्य 1938, कुकुरमुत्ता 1941, अणिमा 1943, बेला 1943, फिर जन्मभूमि भी इनकी एक रचना है, लेकिन उसका जो रचना काल है वो ज्ञात नहीं है मुझे। नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1958, सांध्य काकली, इसमें उन्होंने 1954 से लेकर के 1958 तक की जितनी कविताएं थी उनको उन्होंने संकलित की और ये प्रकाशित हुई थी 1969 में, यानी कि 1969 में। इसके बाद अपरा जो कि 1948 में हुई थी। इसके बाद दो शरण और राग विराग। लंबी रचनाएं कुछ इन्होंने लिखी हैं जो काफी प्रसिद्ध भी हुई हैं। उनमें राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति, बादल राग 1920 और तुलसीदास यह एक प्रबंध काव्य है जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके जीवन का अंतिम समय अस्वस्थता के कारण प्रयागराज के तारागंज मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में बीता तथा इसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को कवि निराला की मृत्यु हो गई। तो अभी हमने जाना कवि निराला का संक्षिप्त परिचय और अब हम जानेंगे सुमित्रा नंदन पंत का संक्षिप्त परिचय। जैसे कि आप इनकी तस्वीर को देख रहे होंगे, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये भी छायावाद के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। भारत भूमि पर ऐसे कई लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अपने कलम की ताकत से समाज में सुधार के कार्य किए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि। तो एक ऐसे ही कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता स्वर्ग सिधार गई थी, तो इनका लालन पोषण इनके पिता और दादी ने किया था। इनके जीवन परिचय को देखते हैं। नाम सुमित्रा नंदन पंत, मूल नाम था गुसाई दत्त। जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान कौसानी ग्राम जो कि अब उत्तराखंड में पड़ता है। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। पिता का नाम था पंडित गंगादत्त, माता का नाम था सरस्वती देवी। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में हुई थी। उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिली थी। भाषा ज्ञान संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी। उपलब्धियां काफी कुछ हैं, लेकिन फिर भी हम एक नजर में देखते हैं तो 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सेवियर भूमि पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। छायावादी कवि हैं, गीतात्मक शैली में लिखते हैं और काव्य में प्रकृति के कोमल भाव और मानवीय भावों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन करने में अद्वितीय हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 1961 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में इन्हें प्राप्त है। इनकी मुख्य कृतियां हैं पल्लव, पीताम्बरा एवं गुंजन। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुआ। इनका काव्यगत सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। वर्ष 1950 में यह ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक यह प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने वर्ष 1916 से 1977 तक साहित्य की सेवा की। 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह सुकुमार कवि पंच तत्व में विलीन हो गया। अब जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या है। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की अल्पायु से ही उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरी जी का घंटा नाम का सर्वप्रथम रचना लिखी थी। इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हो गई। 1920 में इनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि प्रकाशित हुई। इसके बाद 1927 में इनकी वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए।
उन्होंने रूपाभ नाम की एक प्रगतिशील विचारों वाले पत्र का संपादन भी किया। वर्ष 1942 में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष से हुआ। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। एक नजर में इनकी रचनाओं को देखते हैं तो काव्य में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ग किरण, युगांत, युगवाणी, लोकायतन और चिदम्बरा प्रमुख है। नाटक में रजत रश्मि, शिल्पी और ज्योत्सना, उपन्यास हार। ज्यादातर इन्होंने काव्य रचनाएं ही की हैं। इनकी जो गद्य रचना है वो बहुत ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं प्रसिद्ध नहीं हुई थी। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो इनकी भाषा सरल, मधुर, बंगला और अंग्रेजी से प्रभावित होने के कारण गीतात्मक है। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनके शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य में पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति इनकी सौंदर्य अनुभूति का मुख्य केंद्र रहा है। इनकी प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्र में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। पंत जी का संपूर्ण काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का समावेश है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। मैट्रिक पूरी करने के बाद वे इलाहाबाद आ गए। वहां पर उन्होंने कक्षाएं इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गया। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का स्वाध्याय किया। इनका प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम, शिवम, सुंदरम के आदर्शों से प्रवाहित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदला। जहां पर आरंभिक कविताओं में प्रकृति और सुंदरता के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सोच में कल्पना और कोमल भावनाओं की, और अंतिम चरण में कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशील और सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण से प्रेरित हैं। पंत परंपरावादी आलोचना और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी आलोचनाओं के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में उन्हें नकारा नहीं। उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का नम्र अवज्ञा कविता के माध्यम से खारिज किया। आगे का जीवन किस तरह से चला, तो पंत जी 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला कांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। 1938 में उन्होंने प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से इनमें आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदम्बरा प्रकाशित हुआ, जिस पर 1958 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा में यहाँ पे टाइपिंग एरर है, प्लीज आप लोग इसको इग्नोर करेंगे और सही चिदम्बरा नोट करेंगे। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित हुए। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ, तो कालांतर में इसके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए और ये जीवन पर्यंत रचनारत रहे। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1957 में हुई। यह डेट जो है वो याद रखना होता है, जितनी भी तिथियां हैं उनसे सवाल बनते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों को देखते हैं तो कविता संग्रह या खंड काव्य कौन कौन से हैं? उच्छ्वास, ग्रंथ, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, मुक्ति यज्ञ, युगवाणी, शिल्पी, पतझर, युगपथ, पल्लव, गुंजन, युगांतर, लोकायतन, तारापथ, उत्तरा, सौंदर्य, अवगुंठित, चिदम्बरा, वीणा, ग्राम्या, स्वर्णधुली, सत्यकाम, मानसी, रजत शिखर, अंतिमा, मेघनादवत, पल्लविनी,
ये सारे इनके ग्रंथ रहे हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं तो चिदम्बरा, ये छिंदवाड़ा जो है ये चिदम्बरा होगा। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इनके नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वे बचपन में रहा करते थे, सुमित्रा नंदन पंत विधिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं जैसे उनका चश्मा, कपड़े, कविताओं की मूल पांडुलिपियां, छायाचित्र और पुरस्कारों आदि को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह किया गया है। अब हम जानेंगे इस कड़ी में छायावाद की प्रमुख कवियत्री महादेवी वर्मा जी के बारे में। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। जन्म स्थान था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, और मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 में हुआ। मृत्यु स्थान था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इनके पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा और माता थी श्रीमती हेमरानी देवी। इनका जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ। जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन होलिका दहन था, संवत 1963। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई और इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति थे श्री रूप नारायण सिंह, जो कि एक डॉक्टर थे, लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाहोपरांत इन्होंने आईए, बीए और एमए परीक्षाएं उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। कुछ समय तक ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 संवत 2044 विक्रम को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदना युक्त एवं भावुक था, इसलिए इनके साहित्य में भी वेदना की गहरी टीस है। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। हिंदी साहित्य में अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो महादेवी जी की कविताओं में नारी हृदय की कोमलता और सरलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी कविताएं मधुरता से परिपूर्ण है। इनकी कविताओं में एकाकीपन की झलक भी देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में पद्य लेखन के साथ साथ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने का जो प्रयत्न इन्होंने किया है वह प्रशंसा के योग्य है। 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही महादेवी वर्मा का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण के साथ कर दिया गया। इससे उनकी शिक्षा का क्रम टूट गया क्योंकि महादेवी के ससुर लड़कियों से शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब महादेवी के ससुर का स्वर्गवास हो गया तो महादेवी जी ने पुनः शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। महादेवी जी ने प्रयाग से प्रथम श्रेणी में मिडिल पास किया। वर्तमान उत्तर प्रदेश का हिस्सा है प्रयागराज, तो वहां पे संयुक्त प्रांत के विद्यार्थियों में उनका स्थान सर्वप्रथम रहा। इसके फलस्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी। 1924 में महादेवी जी ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और पुनः प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस बार भी उन्हें छात्रवृत्ति मिली। वर्ष 1926 में उन्होंने इंटरमीडिएट और वर्ष 1928 में बीए की परीक्षा क्रॉसथवेट गर्ल्स कॉलेज में प्राप्त की। 1933 में महादेवी जी ने संस्कृत में मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा पास की। इस प्रकार उनका विद्यार्थी जीवन बहुत सफल रहा। उन्होंने भारतीय दर्शन का भी गंभीर अध्ययन किया। इस अध्ययन की छाप उन पर अंत तक बनी रही। महादेवी जी ने अपनी रचनाएं चांद में प्रकाशित होने के लिए भेजी। हिंदी संसार में उनकी उन प्रारंभिक रचनाओं का अच्छा स्वागत हुआ। इससे महादेवी जी को अधिक प्रोत्साहन मिला और फिर वे नियमित काव्य साधना की ओर अग्रसर हो गई।
महादेवी जी का संपूर्ण जीवन शिक्षा विभाग से ही जुड़ा रहा। मास्टर ऑफ आर्ट की परीक्षा पास करने के पश्चात ही वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हो गई। उनकी कर्तव्य निष्ठा में, शिक्षा के प्रति लगाव और कार्यकुशलता के कारण ही प्रयाग महिला विद्यापीठ में ने निरंतर उन्नति की। महादेवी जी वर्ष 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद की संपादक बनी। पुरस्कार की अगर बात करें तो 1934 में नीरजा पर इन्हें पुरस्कार मिला था और सेक्सरिया पुरस्कार इन्होंने जीता था। वर्ष 1944 में आधुनिक कवि और निहार पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी जीता। भाषा, साहित्य, संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त उनकी रुचि दर्शन शास्त्र में भी थी। महादेवी वर्मा को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1956 में पद्म भूषण से तथा वर्ष 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें भारतेंदु पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। ये छायावाद युग की प्रसिद्ध कवित्री हैं। छायावाद आधुनिक काल की एक शैली है जिसके अंतर्गत विविध सौंदर्य पूर्ण अंगों पर चेतन सत्ता का आरोप कर उनका मानवीकरण किया जाता है। इस प्रकार इनमें अनुभूति और सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महादेवी जी के काव्य में यह दोनों विशेषताएं हैं। अंतर मात्र इतना है कि जहां छायावाद के अन्य कवियों ने प्रकृति में उल्लास का अनुभव किया है, वहीं पर महादेवी वर्मा ने वेदना का अनुभव किया है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में कल्पना के आधार पर प्रकृति का मानवीकरण कर उसे एक विशेष भाव, स्मृति और गीत काव्य से विभूषित किया है। इसीलिए महादेवी जी की रचनाओं में छायावाद की विभिन्न भावगत और कलागत विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इनके काव्य की मूल भावना वेदना है। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, वहां पर हुआ था। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त संधिनी, आधुनिक कवि तथा सप्तपर्णा इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। सम्मान की बात करते हैं। 1956 में पद्म भूषण सम्मान, यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। अब हम बात करेंगे आज के चौथे कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जानते हैं इनका जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य का जो मूल है वो ऐतिहासिकता है। ऐतिहासिकता पर उनकी नज़र अधिक पड़ी है और उसी को उन्होंने अपने काव्य का, अपने रचना का आधार बनाते हुए रचनाएं की हैं। इनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी, जन्मभूमि वाराणसी उत्तर प्रदेश, मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 और मृत्यु स्थान था वाराणसी उत्तर प्रदेश। मात्र 48 वर्ष का इनका जीवन काल था। इनके अभिभावक थे देवी प्रसाद साहू। कर्म भूमि थी वाराणसी, कर्म क्षेत्र था, उपन्यासकार थे, नाटककार थे, कवि थे। प्रमुख रचनाएं हैं चित्राधार, कामायनी इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रहा है, आंसू, लहर, झरना, और इसके बाद इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं जैसे एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कंकाल। इसमें चंद्रगुप्त भी है उनका नाटक, समुद्रगुप्त भी उनका नाटक है। इनकी भाषा हम देखते हैं कि इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखा है, ब्रजभाषा में भी लिखा है। इनका जीवन परिचय। काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। काशी में इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण था कि इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिव रत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। इनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। इनका बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। इन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी इन्होंने यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। पिताजी के मृत्यु के 4 वर्ष बाद इनकी माता भी इन्हें संसार में अकेला छोड़कर चल बसी। प्रसाद जी के लालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया।
इनका नाम पहले क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। इसलिए इनके शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। घर पर ही वे योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। वे प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। बचपन से ही प्रसाद जी का प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की ओर दिखता है। उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपने गुरु रसमय सिद्ध को एक सवैया लिखकर दिया था, जिसका नाम था कलाधर। पहले उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी चाहते थे कि ये अपने पैतृक व्यवसाय को संभालें, लेकिन काव्य रचना की तरफ उनका प्रेम देखते हुए उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को पूरी छूट दे दी। अपने बड़े की भी सहमति और उनके आशीर्वाद के साथ वे पूरी तन्मयता के साथ हिंदी साहित्य लेखन और काव्य रचना में लग गए। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से हिंदी साहित्य भरा हुआ है। उनकी रचनाएं भारत की गौरवमयी इतिहास और संस्कृति से अनुप्राणित हैं। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना समरसता का संदेश निहित है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नाग यज्ञ, राजश्री, अजात शत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये सारे नाटक हैं। इसके बाद छाया, ये कहानी संग्रह है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और इसके बाद 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। कई कहानियां जो इन्होंने लिखी हैं वो काफी प्रसिद्ध हुई हैं, जिनमें आकाशदीप है, रसिया बालम सिकंदर की शपथ है, अमिट सालवती, अमिट स्मृति, बरुवाहन, छोटा जादूगर, रमला, पुरस्कार, ब्रह्मर्षि, भीख में चित्र मंदिर, गुलाम ग्राम, इंद्रजाल, उर्वशी, मधुआ, जहां आरा, पंचायत, स्वर्ग के खंडहर में, गुंडा, चंदा, शरणागत, नीरा, प्रणय चिन्ह, बिसाती, देवदासी, ये सारी कहानियां हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं हिंदी जगत में, और काव्य संग्रह के अलावा कुछ कविताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना एक अलग मतलब उनकी प्रसिद्धि है, जिसमें पेशाला की प्रतिध्वनि, निधरक तूने ठुकराया तब, अरे आ गई भूली सी, शशि सी वह सुंदर रूप विभा, अरे कहीं देखा है तुमने, ओरी मानस की गहराई, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, अंतरिक्ष में अभी सो रही है मधुर माधवी संध्या में। इसी तरह काली आंखों का अंधकार, चिरतृषित कंठ से तृप्त विधुर, जगती की मंगलमयी उषाबन, अपलक जगती हो एक रात वसुधा के अंचल पर, जग की सजल कालिमा रजनी, मेरी आंखों की पुतली में, कितने दिन जीवन जल निधि में, कोमल कुसुमों की मधुर रात, अब जागो जीवन के प्रभात, तुम्हारी आंखों का बचपन, आह रे वह अधीर यौवन, आंखों से अलग जगाने को, उस दिन जब जीवन के पथ में है सागर संगम अरुण नील। इस तरह हम देखते हैं कि बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियां पाठक को अभिभूत कर देती हैं। वह हिंदी साहित्य को अपनी साधना समझते थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपनी कहानियों, नाटक तथा कविताओं के जरिए हिंदी साहित्य में अपना माधुर्य बिखेरा। राजनीतिक संघर्ष तथा संकट की स्थिति में राजपुरुष का व्यवहार उन्होंने बड़ी गहराई से समझा और लिखा। आधुनिक उपन्यास के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थ और आदर्शवादी रचनाकारों का सूत्रपात किया। प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना की। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर स्थित है। उनके प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, कामना और एक घूंट। इनकी भाषा शैली, इन्होंने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी, लेकिन धीरे धीरे वे खड़ी बोली की तरफ भी आते गए और उनको यह भाषा शैली पसंद आती गई। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावनात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है।
तो मुझे उम्मीद है इस तरह से इन 4 कवियों के बारे में आप जान चुके होंगे। इनसे संबंधित जो MCQ है उसका PDF आपको वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी तक में 5 कवियों के बारे में जाना है। हम और 6 कवियों के बारे में काव्य विधि के अंतर्गत जानेंगे। तो फिर मिलते हैं कल 3 कवियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।